नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इसमें हमने हर महत्वपूर्ण घटना को जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है उसको समझाने की कोशिश की थी। और इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बंगाल में एक भुखमरी आई थी 1770 में। ठीक है, तो मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में, लिखा इंग्लिश में रहेगा। और कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपको हिंदी में भी बताई जाए, जिससे कि दोनों ही क्षेत्र के स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी ना हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बंगाल में जो भुखमरी या फिर इसको पैंडेमिक कह सकते हैं, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बंगाल में जो किसानी क्षेत्र थे, जो किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, तो उनको काफ़ी हानि हुई थी। लगभग 1/3 किसान उसमें मारे गए थे। इसी पर्टिकुलर भुखमरी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, ये महामारी थी एक तरह से। अब आखिर जैसे कि कोई भी व्यक्ति खाना नहीं पाएगा, और वही चीज़ अगर बड़े क्षेत्र में हो जाए, जैसे आज कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना में हम देख रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कि इसका इलाज नहीं मिल रहा है, और उसमें लोग एक दूसरे की वजह से संक्रमित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की समस्या थी, लेकिन वो समस्या मानव जनित समस्या थी। ठीक है, अभी कोरोना को ये नहीं कहा जाता कि मानव जनित समस्या है, लेकिन जो बंगाल में भुखमरी की जो समस्या पैदा हुई थी वो आपका मानव जनित समस्या थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के अपने हित को देखने की वजह से ऐसा उत्पन्न हुआ था। उनकी नीतियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मौत के मुँह में ढकेल दिए गए थे। इसी को प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, कारण जानेंगे, परिणाम जानेंगे, उसके बाद क्या सिचुएशंस हुई, वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस हुए, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे ये समझिए कि ये जो आपका भुखमरी हुई थी, बंगाल की भुखमरी हुई थी, तो उसका क्षेत्र कौन सा था। तो 1770 के आसपास हमको देखने को मिलता है कि लोअर गंगेटिक प्लेन, आप जानते हो कि गंगा का जो मैदानी भाग है, आप उसको अपर, मिडिल और लोअर गंगेटिक प्लेन, 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हो। अपर गंगेटिक प्लेन की बात करें तो जो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का रीजन है, तो उसको अपर गंगेटिक प्लेन में लेते हो। इसी तरीके से अगर वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो वेस्ट उत्तर प्रदेश की जस्ट बात से शुरू अगर आप किया जाए, जैसे कि प्रयागराज का रीजन लिया जाए, वहाँ से बिहार तक के रीजन को अगर बात करें तो उस रीजन को हम मिडिल गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। और बिहार से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर गैंगेटिक प्लेन के रूप में जानते हैं। तो ये जो देखने को मिला 1769 मतलब 1769 से लेकर के 1773 के बीच में ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। जिन क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो बंगाल था, वो बिहार था। और इसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें जितनी भी जनसंख्या है, अगर मान लीजिए वहाँ पे 300 लोगों की जनसंख्या है, तो 100 लोग वहाँ पे नहीं बचे थे, मतलब मारे गए थे। वैसे अगर ओरिजिनल बात किया जाए तो वहाँ पे लगभग आंकड़ा जो बताया जाता है 10 मिलियन लोगों का मरने का आंकड़ा बताया जाता है। ठीक है, ये दुनिया की हमारे हिसाब से सबसे बड़ी भुखमरी होगी। इसको आप सर्च करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब आप ये समझिए कि कितनी भयानक भुखमरी होगी। आज तक अभी हम लोगों ने या फिर हमारी कई पीढ़ियों ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। तो बात करते हैं, लगभग इसमें से 10 मिलियन लोग मारे गए थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये केवल भुखमरी थी, जिसको एपिडेमिक के तौर पे हम जान सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसको एपिडेमिक या महामारी या भुखमरी के नाम से जानते हैं। महामारी में आपके किसी बीमारी की वजह से लोग साफ हो जाते थे, जैसे हैजा होता था, कभी कभी हैजे की वजह से पूरा पूरा गाँव साफ हो जाता था। वहाँ पर जो किसानी के क्षेत्र थे वो जंगल में कन्वर्ट हो जाते थे। जब कोई आदमी रहेगा ही नहीं तो वो किसानी क्या करेगा। ठीक है, अब इसमें जो अफेक्टेड एरिया थे, मतलब ऐसे एरिया जिनका प्रभाव इस पर्टिकुलर महामारी पे पड़ा था, भुखमरी पे पड़ा था, उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखिए 2 क्षेत्र मैंने बता दिया, बंगाल और बिहार का क्षेत्र, थोड़ा बहुत यूपी का क्षेत्र भी आता है, लेकिन बिहार और बंगाल मुख्य रूप से इससे प्रभावित थे। बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश कोई नई चीज़ थी ही नहीं। वो भी हमारे 1947 के पहले अगर बात किया जाए, 47 क्या 1971 के युद्ध के पहले वो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान कहाँ से था, वो आपका ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत ही आता था। तो बंगाल की बात करूँगा तो पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ असम की मैं बात कर रहा हूँ, असम में भी था। उड़ीसा के क्षेत्र, उड़ीसा तो आपका पश्चिम बंगाल का पड़ोसी प्रांत ही है, प्रदेश है, तो वो भी आपका प्रभावित था। झारखंड बिहार का ही से टूटा हुआ भाग है, वो भी प्रभावित था, और बांग्लादेश प्रभावित था। तो ये क्षेत्र थे जिसमें कि इसका मुख्य तौर पर प्रभाव पड़ा था। इसके साथ साथ मैंने बंगाल और बिहार के प्रभाव को बता ही दिया कि उन पर भी ये प्रभाव पड़ा था। यह क्षेत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था। अगर हम 1770 की बात करें तो इससे जस्ट पहले हमने 2 युद्धों को देखा है। उन युद्धों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पे कारण मैं समझता हूँ, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध जो है वो जो है अंग्रेजों ने उन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों की स्थिति बंगाल पे नियंत्रित हो चुकी थी। मतलब अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का क्षेत्र आ चुका था। उन्हें दीवानी राइट मिल चुका था। दीवानी राइट मतलब मस्तानी दीवानी वाली दीवानी नहीं, ठीक है। तो इसमें दीवानी राइट का मतलब यह हुआ कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करने का, किसानों से टैक्स कलेक्शन करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अधिकार प्राप्त हो गया था। और वहाँ का जो नवाब हुआ करता था केवल नाम मात्र का नवाब रह गया था। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो ये सारी घटनाएं आप याद रखेंगे। अब थोड़ी सी बात थोड़ा सा और करते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल चुका था। अब आप समझने वाली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना टैक्स किसानों से वसूलना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पे समझिएगा कि नवाब मात्र एक शासक के तौर पे था, उसको मतलब कठपुतली की तरह आप बोल सकते हो कि वो अपना पेंशन लेता था, ठीक है, अपना राजशाही व्यवस्था देखता था, अदरवाइज उसका कोई भी प्रशासन में कोई भी योगदान नहीं था।
लोग बस सामान में सर हिला दिया करते थे, बस बाकी सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। तो कंपनी केवल अधिक रेवेन्यू और लाभ चाहती थी। कंपनी का टारगेट क्या था? ये सारे कारण हैं जो भुखमरी के कारण, इसको आप ध्यान से समझते जाइएगा। कई बार आपके यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में आप देते हो या फिर यूपीएससी में देते हो, तो ऐसे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी आ सकता है, किसी बोर्ड एग्जाम में लिखने को आ सकता है कि भुखमरी की क्या प्रमुख कारण थे। तो उसमें आप लिख सकते हो कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान जो था वो अधिक लाभ और अधिक रेवेन्यू, ये दोनों बातें हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे। यही एक वजह रही है जिसकी वजह से ये भुखमरी पैदा हुई है। दूसरी बात समझिएगा, जब नवाब उसमें शासन किया करते थे, जब मुगलों का उस पर शासन होता था, तो उनमें टैक्स की दरें कितना थी? 1/10। मतलब अगर कोई भी किसान 100 रुपये का अनाज पैदा कर रहा है तो उसको केवल 10 रुपये देने पड़ते थे रेवेन्यू या टैक्स के तौर पे, ठीक है, कर के तौर पे केवल 1/10वां भाग देना पड़ता था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किसानों को 50% हिस्सा, ठीक है, 50% हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसके बाद उनके पास कोई स्टोरेज नहीं रह जाता था, उनके पास, किसानों के पास किसी भी तरह की कोई बचत नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए उसको अन्य भी तो काम करने पड़ते थे, उसको अपने लड़की की शादी करनी पड़ती थी, लड़के का घर चलाना पड़ता था, तो ये घर का खर्चा चलाना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ें कैसे लाएगा वो? 50% तो टैक्स के तौर पर दे रहा है। आप खुद सोचो, अगर जब 40,000 रुपये पर मंथ आप कमा रहे हो, 20,000 आपसे टैक्स लिया जाए तो आपको कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये किसानों के डिमोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात, किसानी करने के लिए उनको फोर्स किया गया। जैसे आप समझिएगा, उन्होंने कैश क्रॉप को ज़्यादा फोर्सफुली करवाने की कोशिश की। कैश क्रॉप से मतलब मेरा क्या है? अब आप ऐसे समझिए कि जो फसल, इसको हिंदी में बोलते हैं खड़ी फसल, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सब खड़ी फसल है। मतलब कि ये खेत से ही आपका सीधा उसको बेच सकते हो, उसमें आमदनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको ये लोग क्या करते थे? भारत में उगा करके विदेशों में एक्सपोर्ट किया करते थे, बाहर ये लोग क्या करते, बेचा करते थे। अब ये लोग जब कैश क्रॉप बेचने लगे, जैसे पॉपी हो गया, इंडिगो हो गया, तो अगर ये चीज़ें अगर ये लोग बोने लगे, पैडी मतलब कि जैसे कि धान की खेती या चावल की खेती, जब ये लोग नहीं करेंगे तो खाने के लिए क्या बचेगा? तो यही वजह थी। ऐसा नहीं था, अगर वो टैक्स भी दिया करते थे, अगर वो चावल की खेती करते और चावल बेच कर ही टैक्स देते तो उनको बच जाता। लेकिन कोई कपास खाता है? कपास खाते आपने किसी को देखा है? रुई खाते आपने किसी को देखा है? नील की खेती अगर हो रही है तो क्या नील खाते देखोगे? तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ना उनको प्रॉब्लम हुई। कोई भी गन्ना की खेती करता है तो गन्ना कितना खाएगा? उसको चावल चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरे इंडिया में यही हाल है। तो इस वजह से कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे करके शॉर्टेज होने लगा, मतलब खाद्यान्न की शॉर्टेज होने लगी। आप जानते हो, कोई भी घटना होनी होती है तो उसके पहले इंडिकेशन जरूर मिल जाता है। 1768 में भी ऐसी घटना हुई थी, मतलब कि खाद्यान्न की कमी होने लगी, लोग थोड़ा थोड़ा मरने लगे थे, उतनी बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन कुछ किसानों के मरने की बातें सामने आने लगी थी। लेकिन कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था, कंपनी को केवल अपने लाभ से मतलब था, ठीक है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि हमारे अंतर्गत आने वाली, हमारे प्रांत के अंतर्गत आने वाली प्रजा जो है वो किस तरह से आपका जीवन जी रही है। आप समझिएगा, वही हाल हुआ जिसका कभी लोगों ने सोचा नहीं था। 1769 में वर्षा ही नहीं हुई, ठीक है, और मौत की दरें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, लेकिन कंपनी का ध्यान फिर भी इन पर्टिकुलर मुद्दों पे नहीं गया। अब 1770 के लगभग की बात करूं तो देखिए, 1768, 1769 और 1770, ये तीनों, अगर मैं सन की बात करूं तो इस 2-3 साल के अंतर्गत लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए। मतलब आज की डेट की अगर बात करूं, अभी मैं आपको आंकड़ा देता हूं, तो 1/3 लोग बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों को मिला करके अगर बात किया जाए तो आज की डेट में लगभग 30 से 40 करोड़ की जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो 30 से 40 करोड़ अगर आज के हिसाब से बात करूं तो अगर 30 करोड़ जनसंख्या रहती है तो 10 करोड़ जनसंख्या मारी जा सकती थी। तो 1/3 लोगों को वहाँ पे भूखमरी की वजह से शिकार होना पड़ा, मौत का शिकार होना पड़ा। तो ये एक बहुत व्यापक और दर्दनाक घटना थी, ठीक है। और ये एक मैनमेड डिवास्टेशन था, ठीक है। ये कोई आपका प्रकृति के द्वारा भूखमरी नहीं पैदा की गई थी, प्रकृति के द्वारा कोई महामारी नहीं आई थी, लोगों ने केवल अपने लाभ के लिए इस बात को यहाँ पे अंजाम दिया था। तो ये कितनी बड़ी घटना थी, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि क्या प्रमुख कारण थे, उसको मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि टैक्स की जो दरें थी वो आपका तर्कसंगत नहीं थी, किसानी का जो प्रकार था वो तर्कसंगत नहीं था, रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी। ये 3 प्रमुख वजह थे जो भूखमरी की वजह बताए जा सकते हैं। अब इसके परिणाम क्या निकले वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। परिणाम में बड़ी संख्या में जमीन मनुष्य विहीन हो गए। अब जब ज़्यादातर लोग, हर तीसरे आदमी एक आदमी मर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा पूरा जिला साफ हो जाता था, पूरा पूरा क्षेत्र साफ हो जाता, जहाँ पे खेती बारिश नहीं हुई, जहाँ पे वर्षा नहीं हुई, वहाँ पे पूरा पूरा क्षेत्र साफ हो गया, लोग मरते चले गए। कई किसानी जो है वो भूमि जंगल में बदल गई। अब जिसमें एग्रीकल्चर हुआ करता था, जब लोग ही नहीं बचे तो वहाँ पे किसानी कौन करेगा, एग्रीकल्चर कौन करेगा, तो वो धीरे धीरे ज़मीनें क्या हुई, जंगल में कन्वर्ट होने लगी। अब जब लोग बिना खाए मरेंगे तो वो विवश होकर के दूसरे की रोटी छीनेंगे, तो डकैती की घटनाएं भी बंगाल के अंतर्गत बढ़ने लगी, ठीक है। लोगों को जहाँ भी देखते थे कि कोई भी मालदार आदमी है, कोई ज़मींदार है, उसके पास पैसे हैं, तो लोग टूट पड़ते थे उसके ऊपर, क्या करें, ठीक है, मजबूरी का नाम भी तो होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ बढ़ने लगा, ये भी एक परिणाम हुआ। अब जब 50% कलेक्शन लेगा, रेवेन्यू लेगा, तो उसकी तिजोरी तो भरेगी ना, ठीक है, व्यापार भी बढ़ गया इसका। अब मैं इसी बात से समझा दूं कि किसी भी देश का जीडीपी, आप सोचो, आप सुनते होंगे कि भारत की जीडीपी 4% है, 5% है, 7% है, 8% है, लेकिन
आप सोचो कि 1765 से लेकर के 1777 के बीच में उनकी तनख्वाह डबल हो गई। तनख्वाह नहीं, मतलब उनके सरकारी खजाना का जितना भी पैसा होता था उसका डबल हो गया। अगर उनके पास 1 लाख करोड़ था तो 2 लाख करोड़ हो गया। इस तरीके से समझो। तो 15 मिलियन रुपीज़, 15 मिलियन से लेकर के रुपीज़ 30 मिलियन हो गया, मतलब सीधा डबल हो गया। तो ये समझते हो इन लोगों ने कितनी लूट की थी, 10-12 साल में ही मतलब डबल कर दिया। ठीक है, अब समझने वाली बात है, ये जितने पैसे प्राप्त करते थे वो आपका ब्रिटेन को चला जाता था। ठीक है, सारे पैसे ब्रिटिशर्स के पास, वहाँ पे उनकी तिजोरी में हो जाता था, इसलिए कंपनी फिर भी घाटे में चल रही थी। अब सोचने वाली बात है कि सारे पैसे तो ब्रिटिश को चले गए, तो कंपनी फिर भी घाटे में जा रही थी, इंग्लैंड चले गए। तो इसीलिए आपने सुना होगा टी एक्ट 1773 पास किया गया। मतलब कि चाय को वो क्या करते थे, चाय की खेती से संबंधित एक एक्ट बनाया गया जो कि 1773 में पास हुआ। अब यहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशन की घटना शुरू होती है। हुआ क्या कि चाय की डायरेक्ट शिपमेंट जो है वो आपका अमेरिकन कॉलोनी को भेजी जाने लगी। आप ये भी जानते हैं कि जब तक अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं निर्माता हुआ था, उसके पहले ब्रिटेन वाले ही वहाँ शासन करते थे। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि चाय की डायरेक्ट शिपमेंट जो है वो अमेरिका को दी जाने लगी थी। कहने का मतलब कि इंडिया में चाय होता था, ठीक है, या फिर और कॉलोनी में होता था, इंडिया पाकिस्तान में, हमारे इन सब रीजन में जो भी चाय की खेती होती थी उसका डायरेक्ट शिपमेंट, ठीक है, वहाँ पे दे दिया जाता था अमेरिका में। अब समझने वाली बात है, जैसे आप ये समझिए कि अमेरिका में कुछ लोग होंगे जो कि आपकी चाय की खेती करते होंगे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, इतने सस्ते दाम में चाय बेचते थे कि वहाँ के जो आपके लोकल व्यापारी थे, वहाँ पे जो लोग अपने आप व्यापार करते थे, उन लोगों को काफ़ी घाटा होने लगा। इसी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, बिना टैक्स के जब चाय भेजा जाता था तो इतना सस्ता हो जाता था। जैसे कि आप ये समझिए, अभी चाइनीज़ मोबाइल का भी यही हाल है। चाइनीज़ मोबाइल जो होती है वो इतना कम टैक्स पे इंडिया में बेचती है, जिसकी वजह से भारतीय मोबाइल महंगे हो जाते हैं और चाइनीज़ मोबाइल पूरे अब हमारे नेशन के अंदर छाई रहती है। तो इसी तरह की पॉलिसी उस समय अपनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा। उन्होंने अमेरिकन कॉलोनी में इतने सस्ते दाम पे, इतने कम टैक्सेस पे डायरेक्ट शिपमेंट चाय की अमेरिकन कॉलोनी में, कि वहाँ के जो वहाँ के क्षेत्रीय व्यापारी थे जो चाय का उत्पादन या बागान लगाते थे वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। जब बर्बाद होने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक संगठन बना के प्रोटेस्ट किया। इसी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जिसका नाम है बोस्टन पार्टी 1773। 1773 में बोस्टन पार्टी की जो चाय पार्टी थी, ठीक है, तो उसका प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। और इसी के 3 साल बाद 1776 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। मतलब कि अमेरिका वालों ने भी अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र करने की मांग शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको सारी घटनाएं समझाने की कोशिश की जाए कि इसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा। और ये भुखमरी आपको अपने भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहिए अगर आप सच्चे देशभक्त हो, जिससे कि आपको सारी बातें पता चलती हैं। ठीक है, कभी भी आप कुछ बोलने से पहले आप इसमें समझ सकते हो कि हाँ, हमारे देश का इतिहास कैसा था, हमें किस तरह का बर्ताव या किस तरह से अपने देश को, राष्ट्र को बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।